नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीष आध्वर्यु। और त्योहारों का मौसम है। बाजार से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से हल्के फुल्के। जी हाँ, 2 दिन बाजारों में रौनक, लेकिन आज जो है वो बाजार थोड़ा सा एक दायरे में नजर आते हुए। लेकिन इन सब के बीच में योर स्टॉक आपका शो है, तो इसलिए आप अपने सवाल किस तरह से पहुंचा सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप नंबर और सोशल मीडिया एड्रेसेस देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए, अपने शहर का नाम बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, और इसके साथ ही आपका नज़रिया क्या है ये बताना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो 2 दिन की जो तेज़ी थी, अगर देखें तो फिर बाज़ार में एक बार थोड़ी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो इस वक्त देखिए 60 अंकों की गिरावट, 24,400 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी जो है 51,900 के करीब जाता हुआ यहाँ पर लगभग 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। 1977 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी हो रही है, 456 शेयर ऐसे हैं जहां पर दबाव बना हुआ है। निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस 3.25% ऊपर आज निफ्टी का टॉप गेनर। बीईएल कल भी चला था और आज भी 3% चढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी 3% की तेज़ी देख रहे हैं आप। ब्रिटानिया में 2.25% तक की तेज़ी, टाटा कंज्यूमर 2.25% ऊपर, अडानी पोर्ट्स, विप्रो और कोल इंडिया में 1.5 से 1.25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम दबाव की बात करें तो फार्मा शेयरों पर आज फिर दबाव है। सिप्ला देखिए आज 4% तक गिरा हुआ है, कल भी हमने प्रेशर देखा हुआ था। श्रीराम फिनांस में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 2.5% गिरा हुआ है स्टॉक का। पिछले दिनों हमने देखा, परसों के दिनों में, कि किस तरह से तेज़ी नज़र आई थी। डॉक्टर रेड्डीज़, जैसे मैंने कहा कि फार्मा शेयरों में आज जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर गिरता हुआ। इसके अलावा एसबीआई लाइफ आज फिर दबाव में। ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जाने माने एक्सपर्ट और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमें बताइए कि बाज़ार को कैसे देख रहे हैं आप। 2 दिन तो काफ़ी शानदार, वो कह रहे हैं कि बाज़ार त्यौहार वाले मूड में नज़र आ रहा था, लेकिन अब चूँकि कल परसों से दिवाली की पूरी रंगत लौटेगी, तो हमें बताइए अब जब 1 दिन बाकी है तो बाजार में क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए, कहां पर नजर रखनी चाहिए। धन्यवाद प्रशांत जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। दिवाली और नव वर्ष की शुभकामनाएं 89 स्वदेश के दर्शकों को, आपको, आपके सहयोगी को, संपूर्ण टीम को, और प्रभु परमात्मा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सभी की सेहत बनी रहे और निरंतर आपके धन में वृद्धि हो। यही प्रार्थना है माता लक्ष्मी से। बाजार को लेकर के प्रशांत भाई ऐसा है कि 2 दिनों में हमने कल परसों अच्छी रिकवरी देखी, लेकिन आज थोड़ा बहुत दबाव में। निर्णायक तरीके से ये धारणा नहीं लगानी चाहिए कि जो करेक्शन आना था वो खत्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उस स्तर के करीब है जहां से बाजार एक बुनियाद और दायरेबंद कारोबार करे। तो हमें लग रहा है कि शायद वो स्तर जो है जहां पर जाकर के बाजार थमेगा और एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, बुनियाद बनाने का प्रयास करेगा। क्या यहाँ से आने वाले समय में गिरावट आ सकती है? कारण 1 नहीं 2-3 है। एक, पहला, कल एफएनओ की महीने की एक्सपायरी। दूसरा, तिमाही नतीजों का सिलसिला दूसरी तिमाही का, जहां पर थोड़ी बहुत निराशा। तो अगर ये निराशा और आती है, क्योंकि कुछ कंपनियों के नतीजे और आना बाकी है, तो शायद थोड़ी बहुत घबराहट और नीचे की तरफ के दायरे बिकवाली बढ़ सकती है। तीसरा, जो कि बहुत ही अहम कारण है, वो है अगले हफ्ते 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव। अब कौन से व्यक्ति का चयन करते हैं अमेरिका के स्थानीय निवासी, ये मेरे ख्याल से हमारे सामने जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं वो आज आएंगे, और शायद उसको लेकर के अमेरिकी बाजार में, विश्व भर के बाजार में और हमारे बाजार में थोड़ी बहुत इधर उधर के दायरे हो सकते हैं। निर्भर होता है किसका चयन करते हैं वहां के नागरिक, राष्ट्रपति के रूप में किसको देखना चाहेंगे। तो ये कुछ अहम कारण है जिसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत उठापटक और देख सकते हैं।
लेकिन क्या हमने गिरावट पिछले 3 हफ्तों से देखी है, वैसी गिरावट आएगी? तो वो थोड़ा मुझे संकोच है कि वैसी गिरावट तो नहीं। एक कारण ये भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो पहले बिकवाली का आंकड़ा आ रहा था, वो थोड़ा बहुत कम हुआ है और सामने बहुत ही सक्षम और मजबूत रूप से स्थानीय संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। चलिए, तो बाजार की चाल पर ये आप अपनी विस्तार से राय दे रहे थे गौरांग, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि ये ऐसा वक्त है जहां पर नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तिमाही में कैनरा बैंक की आय की अगर हम बात करें 4.5% की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। मुनाफे में 11% का इजाफा हुआ है और नतीजों पर ही आइए विस्तार से बात करते हैं। कैनरा बैंक के ईडी हरदीप सिंह अहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली और इस शुभ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं आपको। शुरुआत नतीजों के सवाल से करेंगे। एनआई ग्रोथ की अगर हम बात करें, थोड़ी सी कमजोर ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए 5% के आसपास रही है। पीनल चार्जेस का असर इस पर पड़ा है क्या, ऐसा कह सकते हैं इस तिमाही में? और आने वाले वक्त में अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिहाज से समझना चाहें तो रिप्राइसिंग की अगर बात करें तो ये कितनी स्टेबल रहेगी, क्या आपका विचार है इस पर? अगर ईटी स्वदेश के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने शुरुआत की कि नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे इस क्वार्टर में हमारी 1.63% ग्रोथ हुई है। और अपना दूसरा आपका सवाल था कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और को लेके। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लगभग हमारा स्टेबल है 5.70% पे। और निम में थोड़ा सा गिरावट इसलिए है क्योंकि हमारा जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हमने जो रीप्राइसिंग करी है, कुछ क्रेडिट ग्रोथ हमारा 10% के आसपास था, जिसमें हमने 35 से 40 हजार करोड़ का कॉर्पोरेट बुक की रीजिगिंग करी, उसको शेड ऑफ किया और रैम सेक्टर की तरफ मूव किए, जहां पे हायर यील्डिंग एडवांसेस की तरफ हमने मूव किया। इसके कारण हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई। ये तो हुई बात नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर, लेकिन कासा रेशियो पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आपने गाइडेंस दी थी लेकिन अभी भी कासा रेशियो उस गाइडेंस के नीचे है। क्या नजरिया रहेगा आपका कासा पर अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बैंक की? कासा डिपॉजिट्स हमारा अपना गाइडेंस से थोड़ा सा नीचे है, मगर इसको लेके पूरी इंडस्ट्री में कासा एक कंसर्न है, क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट हैज बीन सीन टुवर्ड्स अदर एसेट्स। तो इसलिए कासा ग्रोथ अक्रॉस इंडस्ट्री ये चैलेंज है। मगर हमारे बैंक ने सेविंग बैंक्स को लेके, करंट अकाउंट को लेके और कस्टमर्स को सेगमेंट किया है और हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके आए हैं। जैसे कि सैलरीड क्लास के लिए हम लोग प्रीमियम पेरोल अकाउंट्स लाए हैं, लेडीज के लिए एंजल लाए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक अलग अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कैनरा एस्पायर। अपना पेंशनर्स को लेके हमने अपना जीवन धारा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ऐसी हर एक इसमें एक बुके ऑफ इंसेंटिव्स हैज बीन गिवन। इसके कारण हमारा सेविंग्स इस क्वार्टर में 8,000 करोड़ की ग्रोथ देखी गई। एक चीज़ और समझना चाहता हूं हरदीप जी आपसे, ख़ासतौर पे आपके एग्री सेगमेंट को लेके। वहाँ पर लोन ग्रोथ में कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एनपीए भी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ। क्या आखिर इसके पीछे की वजह हैं कि एग्री बुक जो है आपकी वो इस तरह के दबाव में है? एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हमारी ईयर ऑन ईयर देखें तो 2.52% है, मगर टोटल रैम सेक्टर को अगर हम देखते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई, उसमें अगर आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर हमारा 11.54% का ग्रोथ है। तो हमारा एग्रीकल्चर में जरूर थोड़ा कम ग्रोथ है, मगर हमारा रिटेल एडवांसेस में ग्रोथ 31% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखी जा रही है। और हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में हमने एक कॉन्शियस कॉल लिया था कि जो पहले कुछ गोल्ड लोन्स हमारे सिटी के क्लासीफाई होते थे एग्रीकल्चर के लिए, वहां सिटी के लिए हम लोग एक अलग प्रोडक्ट लेके आए गोल्ड लोन सेगमेंट में। इसके कारण लगभग 29,000 करोड़ का हमारा शिफ्ट टुवर्ड्स रिटेल आया। तो इसलिए आप देखते हैं कि रिटेल में हमारा 31% ग्रोथ है और एग्रीकल्चर में थोड़ा कम ग्रोथ है, मगर ओवरऑल रैम सेक्टर में
11.54% की ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। ये बताइएगा अहलुवालिया जी, सीडी रेशियो जो है 75% तक बढ़ा है, क्या यहाँ पर काफ़ी हेडरूम है जहाँ पर आगे आने वाले तिमाहियों में और ग्रोथ की उम्मीद हमें की जा सकती है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सपोर्ट करेगा निम्स को, और इंटरनली आप लोगों ने अपने लिए क्या क्या लेवल्स डिसाइड कर रखे हैं? हम लोगों ने साल के शुरुआत में ही 10% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, क्रेडिट ग्रोथ का। उसके अगेंस्ट में अभी हम लोग 9.53 हैं। लेकिन अगर आप कंसीडर करें फर्स्ट क्वार्टर पे हमने जो शेड ऑफ किया 35,000 से 40,000 करोड़ कॉर्पोरेट क्रेडिट, जो कि लो यील्डिंग थे, अगर उसको फैक्टर करते हैं तो हमारी कम से कम अपना क्रेडिट ग्रोथ 12 से 13% के आसपास आती है, जिसके कारण आप देखते हैं जून से सितंबर में हमारी सीडी रेशियो में ग्रोथ 73 से बढ़ के 75% हो गई। So this will continue. Our RAM sector growth will continue where spreads are high, and even in corporate sector we intend to grow at 10%. जहाँ पे we will see जहाँ पे good quality credit coupled with good margins. So we will move in that direction. बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, और कैनरा बैंक का क्या आउटलुक रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर और कासा रेशियो पर, वो बताने के लिए। इसी स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी भी दिखी थी। यहाँ पर कैनरा बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी, और इसके अलावा और कोई पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशंस बनाए जा सकते हैं? तिमाही के नतीजे में देख रहे हैं, जहां तक सरकारी बैंकों का सवाल है तो कुछ दिग्गज और मझौली सरकारी बैंकों के नतीजे जो हमने देखे हैं वो काफी सकारात्मक आए हैं। अभी आप पीएनबी के मैनेजमेंट से बात करते, इसके पहले हमने कैनरा बैंक के नतीजे देखे, माफ कीजिएगा, आप कैनरा बैंक के साथ बात करते। तो जो खरीदारी की राय है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इन सब बैंक के ऊपर हमारी खरीदारी की राय है। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में जो नतीजों के सुधार का सिलसिला है वो कैनरा बैंक के साथ साथ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में ये जो सुधार की गति है वो और आपको सुधरती हुई नजर आएगी। और ये जो करेक्शन हमने देखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले सरकारी बैंकों के ऊपर किसी ने एक बिकवाली की रिपोर्ट दिखाई थी, तो उसके वजह से हमने गिरावट देखी और फिर हमने पिछले 3 हफ्तों से बाजार में गिरावट देखी। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक्स पहले से करेक्ट हो चुके थे, तो ये जो करेक्शन हमने देखा फिलहाल 3 हफ्तों में, वहां पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का दायरा सीमित, और अब जो नतीजे आए हैं उसके कारण मेरे ख्याल से एक री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही और अगले वित्तीय वर्ष में भी हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी और इंडियन बैंक, ये जो सूची है खरीदारी की बुनियादी दर के आधार पर, यहाँ पर हमारा अनुमान यह है कि नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, और कैनरा बैंक पर भी पॉजिटिव नजरिया, याद रखें, नतीजों के बाद स्टॉक फोकस में रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और सवालों का जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। के आ रहे हैं उमेश हमारे साथ हैं और इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर। उमेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूं। अरे वाह, प्यारा शहर। सरोद घर जो है वो बड़ा माना जाता है ग्वालियर का, और अपने आप में बड़ी ख़ास पहचान है ग्वालियर की ऐतिहासिक रूप से भी। हमें उमेश बताएं कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा टाटा कंज्यूमर के ऊपर सवाल है जी। मैंने 209 शेयर खरीदे हुए थे 1216 के भाव में, और मुझे ये पूछना था मुझे कब तक होल्ड करना होगा इसमें प्रॉफिट में आने के लिए? काफ़ी नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ। हालांकि आज जो टाटा कंज्यूमर में उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, निफ्टी का टॉप गेनर है। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत साहब। अक्षय, गुड मॉर्निंग। त्योहारों की श्रृंखलाओं की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टाटा कंज्यूमर आज तो अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, निफ्टी का गेनर भी है, लेकिन चूँकि इनकी खरीदारी 1200 के ऊपर की है, तो ज़रा ख़ास तौर पर रणनीति बताएं।
त्योहारों की शुभकामनाएं। तो टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें ये महीना बहुत बुरा था स्टॉक के लिए, क्योंकि एक तरफा बहुत भारी गिरावट हमने देखा है। तो आप अगर रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो रिकवरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे, क्योंकि रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो सपोर्ट पहले तो बनाने की खोज में स्टॉक कहीं ना कहीं अगर प्राइस सेटअप देखे तो 970 और 1000 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। उछला जरूर है, 20-30 रुपए अच्छी उछाल है। अभी ये कितना मोमेंटम कैच करता है सपोर्ट से ये हमें देखना है। मेरा अनुमान है कि अगर आप इसको थोड़ा सा समय दे, कम से कम 6 महीने की होल्डिंग की समय दे, तो स्टॉक वापस 1150 या 1200 तक छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है। अगर एवरेज करने के लिए आपके पास और जगह है तो 950 और 925 बाई चांस एक डिप मिलता है तो वहां पे आपको एवरेज करने की जगह रहेगी। कुल मिला के जब तक स्टॉक 850 के ऊपर है, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेज है। और मैं साल भर के लिए 1250 और 1350 ये 2 टारगेट एरिया से होल्ड करने की सलाह दूंगा। चलिए YouTube के कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। अक्षय, आप ही के पास आऊँगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिहाज से ICICI बैंक में हमारे एक दर्शक है मंजूर अहमद, वो रणनीति चाहते हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से आप कुछ उनको रेकमेंड कर पाएंगे या शॉर्ट टर्म नज़रिया देखना चाहेंगे? इंट्राडे में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा ICICI बैंक, क्योंकि अगर आप देखें तो कल एक रेजिस्टेंस एरिया जो इंट्राडे के लिए मायने रखता है उसको छुआ था। कल 1335 का लेवल को टेस्ट करके आज हल्की सी एक सॉफ्ट ओपनिंग दिखी है। तो ज्यादा कुछ ट्रेड्स बनते हुए नहीं दिखेंगे। 1305 और 1325 ये रेंज के दायरे में सीमित रहेगा। अगर आपको करंट ट्रेड में एक 10 से 12 रुपए की तेजी के लिए बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। एक मोर ऑफ एक स्कैल्पिंग ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इंट्राडे के लिए से 1302 ये स्टॉप लॉस बना के स्कैल्पिंग का ट्रेड 10 से 12 पॉइंट के लिए आप करंट रेट में बाय कर सकते हैं। बाकी कुछ मेजर डेवलपमेंट तो मुझे आज ICICI में बनते हुए नहीं दिख रहा है। ये राय ICICI बैंक पर। इस बीच अजमेर से संगीता पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। संगीता, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे, कितनी परचेज प्राइस है और कितने समय तक होल्ड कर सकती है आप? गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास 272 के भाव से 150 शेयर हैं जोमेटो के। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकती हो? 3 से 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ। ओके, सो 3 से 6 महीने का नजरिया होगा। गौरांग, सबसे पहले आपसे पूछूंगी जोमेटो पर क्या राय होगी? 272 उनकी परचेज प्राइस है, 246 के आसपास स्टॉक है। थोड़ी सी गिरावट तो दिखी है, लेकिन फंडामेंटली इनका नजरिया लंबी अवधि का है, तो क्या राय होगी? महीने लंबी अवधि नहीं होती है, 3 से 6 महीने बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि हो जाती है। और जोमेटो के ऊपर काफी लंबे समय से हमने हमारे चैनल ET Now स्वदेश पर IPO के समय भी राय दी थी, उसके बाद गिरावट आई तभी भी राय दी थी, और फिर निरंतर नतीजों में सुधार देखते हुए इस स्टॉक ने मेरे ख्याल से एक नया जीवन का सर्वोच्च स्तर बनाया कुछ समय पहले। और फिलहाल जो नतीजे आए थे वो हमारे अनुमान से तो बेहतर थे, और इसी नतीजों को देख करके हमने लक्ष्यांक फिलहाल जो बनाया है वो 285 के हैं। इनकी खरीद 270-75 के आसपास, मौजूदा स्तर करीबन 246 का। पहले तो इनको मैं नम्र विनती करूंगा कि अपनी समय सीमा जो है वो 12 महीने 16 महीने या उससे अधिक कीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये जो मौजूदा स्तर हम 246 के आसपास का देख रहे हैं, वहां पर उनको मैं ये राय दूंगा कि ये पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जोड़े। ये और जोड़ने का कारण इसके लिए क्योंकि इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की तरफ है। करेक्शन बाजार में आया, जोमेटो में आया, तो एक बहुत बड़ा मौका है अच्छे शेयर में निवेश करने के लिए और उस निवेश को बढ़ाने के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले नतीजे को ध्यान में रखते हुए अनुमानित लक्ष्यांक शायद 325 350 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये आने वाले नतीजे निर्धारित करेंगे किस प्रकार के आते हैं। लेकिन फिलहाल बने रहें, हो सके तो और जोड़े ताकि आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और आपकी समय सीमा जो है 3 से 6 महीने को बढ़ा करके 12 महीने 16 महीने। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त जोमेटो पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ, जहां हमारे साथ JM फाइनेंशियल से हमारे साथ इस वक्त माफ कीजिएगा रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए ऑप्शन की रणनीति क्या है?
शुक्रिया प्रशांत। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोटेशनल बेसिस पे दूसरे सेक्टर भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं। एफएमसीजी में एक काफी अच्छी गिरावट के बाद हम दिख रहे हैं कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि अच्छा कंसोलिडेशन देखा है पिछले 7 दिनों में और वहां से बाउंस बैक की उम्मीद है। तो नवंबर मंथ की 5800 वाली कॉल वो बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। 185 के अराउंड ट्रेड कर रही है। 150 स्टॉप लॉस होगा 250 तक के टारगेट्स के लिए। क्या करेंगे अजीत आपका इस अहम रणनीति के लिए? तो लेवल्स और स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको और ब्रिटानिया पर ऑप्शन की रणनीति। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।